नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना दोस्त मुमताज मालिया। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास। अभी तक हमने बहुत कुछ राजाओं के बारे में पढ़ लिया। कल हमने पढ़ा था राहुल जैतर सिंह और राहुल तेज सिंह के बारे में। तो राहुल जैतर सिंह के बारे में पहले रिविजन कर लेते हैं। जो कल पढ़ा था उनके बारे में रिविजन करके आगे चलते हैं। तो राहुल जैतर सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि वो अपने पूर्वजों का बदला लेना चाहता था। तो उन्होंने जालौर के चौहानों पर आक्रमण किया और जालौर का चौहान था उदा। और उदय ने क्या कर ली थी, संधि का प्रस्ताव रखा और दोनों के बीच संधि हो गई थी। तो उदा ने अपनी पौत्री रूपा देवी, और रूपा देवी पुत्र थी चाचिंग देव की, उनका विवाह राहुल जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो राहुल जैतर सिंह है उनके समय इतिहास का प्रसिद्ध भूताला का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जो 1222 से लेकर 1229 के मध्य होता है। यह युद्ध इल्तुतमिश व राहुल जैतर सिंह के मध्य होता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या कर जाता है, युद्ध हार जाता है और जाते जाते वो क्या करता है, नागदा को नष्ट कर देता है। फिर राहुल जैतर सिंह के बाद में राजा बनता है राहुल तेज सिंह। राहुल तेज सिंह के अन्य नामों से हम जानते हैं उमापति, वारलब्ध, महाराजा धीराज और परम भट्टारक और परमेश्वर, ये इनकी उपाधियां थी। फिर हमने इनके बारे में और पढ़ा कि इन्होंने क्या किया था कि अचलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और पार्श्वनाथ भूमि के लिए इन्होंने क्या दी थी, भूमि दान दी थी। फिर हमने इनके बारे में मैंने आपको कल एक जानकारी नहीं दी थी कि जो तेज है ना, उनकी तेज की पत्नी थी जिसका नाम था जेतल देव। जिसका क्या नाम था? जेतल देव। जेतल देव ने क्या करवाया था, चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। और तेज सिंह के समय गयासुद्दीन बलबन का असफल आक्रमण होता है कहां पर? चित्तौड़ पर। अब हम पढ़ेंगे रावल समर सिंह के बारे में। तो आइए मेरे साथ क्लास को शुरू करते हैं। आप क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर व लाइक जरूर कर दीजिए। तो लीजिए शुरू करते हैं रावल समर सिंह। प्यारे दोस्तों, रावल समर सिंह राजा बनते हैं 1273 ईस्वी में और 1273 से यह इनका राज्य काल रहता है 1301 ईस्वी तक। 1301 ईस्वी तक। इनके कुछ अन्य नाम भी है, कुछ उपाधियां भी है, देखते हैं पहले। रावल समर सिंह को कहा जाता है गुजरात के तुर्कों का सहारक। तुर्कों का सहारक रावल समर सिंह को गुजरात के तुर्कों का सहारक कहा जाता है। और ये कहां कहा गया है? आबू अभिलेख, आबू अभिलेख में। रावल समर सिंह को आबुल अभिलेख में गुजरात के तुर्कों का सहारक कहा गया है। और रावल रतन सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपरहंता भी कहते हैं। अपरहंता भी कहते हैं। रावल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपरहंता कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यह कुंभलगढ़ परिस्थिति में कहा गया है। कहां कहा गया है? कुंभलगढ़ परिस्थिति में। कोमलगढ़ परिस्थिति में रावल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपरहंता कहा जाता है। फिर है शत्रुओं का सहारक सिंह के समान। शत्रुओं का सहारक सिंह के समान, यह चीरवा अभिलेख में कहा गया है। किस अभिलेख में कहा गया है प्यारे दोस्तों? चीरवा अभिलेख में कहा गया है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, रावल समर सिंह को गुजरात के तुर्कों का सहारक कहा जाता है। किस अभिलेख में कहा जाता है? आबू अभिलेख में कहा जाता है। किस अभिलेख में कहा जाता है? आबू अभिलेख। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, गुजरात के तुर्कों का सहारक रावल समर सिंह को किस अभिलेख में कहा गया था? तो आपको पता है किस अभिलेख में कहा गया था? आबू अभिलेख में कहा गया था। फिर शत्रुओं की शक्ति का अपरहंता किस परिस्थिति में कहा जाता है? कोमलगढ़ परिस्थिति में कहा जाता है। शत्रुओं का सहारक सिंह के समान किस अभिलेख में कहा गया है? चेरुआ अभिलेख में कहा गया है। कहते हैं कि समर सिंह ने क्या की थी? पार्श्वनाथ जी मंदिर के लिए मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी। प्यारे दोस्त, रावल समर सिंह ने पार्श्वनाथ जी के लिए भूमि दान दी थी मंदिर बनवाने के लिए। किस लिए? मंदिर बनवाने के लिए। क्या बनवाने के लिए? पार्श्वनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए भूमि दान में देते हैं। कौन देते हैं? रावल समर सिंह।
और कहते हैं कि राहुल समरसिंह ने अचलेश्वर राहुल समरसिंह ने आबू के अचलेश्वर मंदिर का क्या करवाया था? आबू के अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। प्यारे दोस्तों, जीर्णोद्वार का मतलब होता है पुनः निर्माण, यानी मंदिर की क्या करवाई गई थी? दोबारा मरम्मत करवाई गई थी। किसने करवाई थी? राहुल समरसिंह ने करवाई थी। किस मंदिर की करवाई थी? आबू अचलेश्वर मंदिर की करवाई थी। राहुल समरसिंह ने पार्श्वनाथ जी के लिए भूमि दी थी। किसके लिए? मंदिर बनवाने के लिए। आबू में जो अचलेश्वर मंदिर है उसका क्या करवाया गया था? जीर्णोद्वार करवाया गया था। किसके द्वारा? राहुल समरसिंह के द्वारा। जीर्णोद्वार का मतलब होता है प्यारे दोस्तों पुनः निर्माण करवाना, यानी मंदिर को दोबारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? राहुल समरसिंह के द्वारा। अब हम देखते हैं राहुल समरसिंह के दरबार में दरबारी जो रहते थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखें समरसिंह के दरबारी यानी जो इनके दरबार में रहने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। तो एक थे पार्श्वचंद्र, जो प्रमुख व्यक्ति थे जो इनके दरबार में रहा करते थे। दूसरा है शुभचंद्र और वेद शर्मा और भाव शंकर। समरसिंह के दरबार में रहने वाले ये प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। कौन कौन थे? पार्श्वचंद्र, शुभचंद्र, वेद शर्मा और भावशंकर। ये इनके प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। कई बार इनके बारे में पूछ लिया करते हैं। फिर समरसिंह के दरबार में इनके दरबार में शिल्पी रहा करते थे। जो प्रमुख क्या होते थे? शिल्पी हुआ करते थे, जो किसी का क्या करते हैं? निर्माण करने वाले होते हैं, कोई चीज का चित्रकारी करना, बताना। तो दरबार के अंदर जो शिल्पी रहते थे वो भी क्या थे? प्रमुख थे। प्रमुख में देखो कौन कौन से थे? केलसिंह, कलहड़ और पद्मसिंह और करमसिंह। यानी राहुल समरसिंह के दरबार के अंदर प्रमुख शिल्पी रहा करते थे, और उनमें से प्रमुख शिल्पी थी केलसिंह, कलहड़, पद्मसिंह और करमसिंह। ये इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख क्या थे? शिल्पी थे। और इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख व्यक्ति थे पार्श्वचंद्र, शुभचंद्र, वेद शर्मा और भावशंकर। फिर हम देखते हैं कि जो समरसिंह था ना, राहुल समरसिंह के दरबार के अंदर राहुल समरसिंह जब राजा था, उसके समकालीन कौन राजा थे? तो भाई समकालीन का मतलब यह हो गया कि भाई कोई राजा है, और मान लो राहुल समरसिंह कहाँ का राजा है? चित्तौड़ का राजा है, मेवाड़ का राजा है। तो इनके समय कुछ अन्य स्थान पर कौन राजा थे जो इनके साथ क्या हुई थी? या तो युद्ध होगा या इनके पास कोई पत्र व्यवहार होगा। तो पूछा जा सकता है कि भाई राहुल समरसिंह के समकालीन दिल्ली का राजा कौन था? तो प्यारे दोस्तों, राहुल समरसिंह के समय दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो इनके समकालीन राजा थे प्रमुख साथियों, प्रिय साथियों। समकालीन राजा दिल्ली के थे, और दिल्ली में कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश के थे। राहुल समरसिंह के समय समकालीन जो राजा थे दिल्ली के, वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। अब देखो हमारे राजस्थान है, और राजस्थान के दक्षिण में कौन है? मेवाड़। और मेवाड़ राजस्थान के जस्ट नीचे कौन सा राज्य आता है? जस्ट नीचे मान लो यह हमारा राजस्थान है, ठीक है, यह हमारा राजस्थान है। हमारे राजस्थान के जस्ट नीचे यहाँ क्या है? गुजरात है। क्या है? जस्ट नीचे क्या है? एकदम जस्ट यहाँ से बन रहा है, तो कौन सा है? गुजरात है। और हमारी इस गुजरात के अंदर कौन सा मंदिर है? सोमनाथ जी का मंदिर है प्यारे दोस्त। किसका मंदिर है? सोमनाथ जी का मंदिर है। सोमनाथ जी का मंदिर। तो देखो ये क्या करते थे भाई, मान लो यहाँ दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर दिल्ली। तो यहाँ ये जब जाते थे ना गुजरात मंदिर को लूटने के लिए या किसी कार्य के लिए, तो उनको मेवाड़ से होकर क्या करना पड़ता था? जाना पड़ता था। तो ये क्या कर रहे थे? दिल्ली में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहे थे। इनके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी। क्या थे? सेनापति थे। एक का नाम था नुसरत खां और एक का नाम था उलुग खां। तो समरसिंह के समय जब ये कहां जा रहे थे? गुजरात जा रहे थे। तो समरसिंह ने इनका क्या कर लिया था? रास्ता रोक लिया था। दोस्तों क्या रोक लिया था?
रास्ता, और रास्ता रोक लिया था इन्हें, और रास्ता इनको बोला था कि अगर आप जा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। यानी टैक्स का मतलब क्या होगा प्यारे साथियों? कर। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? गुजरात जाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया? कर देने से मना किया। तो उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्होंने समर सिंह ने जवाब दिया कि मैं 1,00,000 राजपूतों की गर्दन कटवा सकता हूं, लेकिन आपको जाने के लिए रास्ता नहीं दूंगा। तो इन्होंने रास्ता नहीं दिया था, उन्हें कर लेकर वापस भगा देते हैं, यहां से भगा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मेवाड़ से वापस भगा देते हैं और कर भी ले लेते हैं। बाद में क्या होता है? समर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्रिय साथियों, युवा साथियों, होनहार साथियों, समर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो समर सिंह के प्यारे साथियों 2 पुत्र हुआ करते हैं। एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रतन सिंह। ये जो कुंभकर्ण होता है ना प्यारे साथियों, ये कहां चला जाता है प्यारे साथियों? ये चला जाता है नेपाल। कहां चला जाता है? नेपाल। और नेपाल में क्या करता है? गुहिल वंश की स्थापना करता है। किस वंश की स्थापना करता है प्यारे दोस्तों? गुहिल वंश की स्थापना करता है। गुहिल वंश की स्थापना नेपाल में किसने की थी? किसने की थी? कुंभकर्ण ने की थी। किसने की थी? कुंभकर्ण किसका बेटा था? समर सिंह का बेटा था। और हमारे मेवाड़ का आगे चलकर राजा कौन बनता है? रावल रतन सिंह बनता है। अब हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा समर सिंह के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? समर सिंह के बारे में पढ़ा। भाई समर सिंह को गुजरात के तुर्कों का सहारक कहा जाता है। ये किस अभिलेख में कहा गया? अबू अभिलेख में कहा गया। इसे यह बताया गया कि इन्होंने क्या किया है? शत्रुओं के सहारक शक्ति के शत्रुओं की शक्तियों के अपरांता कहा गया। किस अभिलेख में? अभिलेख में सॉरी परिस्थिति में कहा गया। किस परिस्थिति में? कुंभलगढ़ परिस्थिति में। इन्हें शत्रुओं की शक्ति के सिंह के समान बताया गया है। शत्रुओं के सहारक शक्ति के सिंह के समान बताया किसने? चीरवा अभिलेख में। फिर इन्होंने क्या किया था? पार्श्वनाथ जी मंदिर बनाने के लिए क्या दी? पार्श्वनाथ जी के मंदिर बनाने के लिए भूमि की क्या दी थी? दान में दी थी। इन्होंने अब अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी पुनर्निर्माण करवाया था। फिर उन्होंने क्या किया? इनके दरबार में प्रमुख व्यक्ति रहते थे। कौन कौन से? पार्श्वचंद्र, सुखचंद्र, वेद शर्मा और भाव सिंह। इनके दरबार में प्रमुख शिल्पी रहा करते थे केल सिंह, कल्याण, पदम सिंह और करम सिंह। फिर इनके समकालीन राजा के बारे में बात की। समकालीन राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ से होकर गुजरात जा रहा था सोमनाथ मंदिर को लौटे। इनके 2 प्रमुख सेनापति थे, नुसरत खां और उल्लू खां। इनसे क्या लेता? टैक्स लेता और वापस भगा देता है। फिर इनके 2 पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण क्या करता है? नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना करता है और मेवाड़ का आगे चलकर राजा बनता है रावल रतन सिंह के बाद। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रावल रतन सिंह के बारे में। देखो, पढ़ते रहना, मस्त रहो, साथ साथ में नोट्स बनाओ, कोई तकलीफ नहीं आने वाली, कोई तकलीफ। मैं कहता हूं आप मीठे, स्वस्थ, मस्त रहकर पढ़ो। एकदम आसान है पढ़ाई। तकलीफ किसको होती है पता है क्या? आप एक बार काम करके देखो, तपती धूप के अंदर, इस टेम्परेचर के अंदर एक बार काम करके देखो, आपको पता चलेगा तकलीफ क्या होती है। आपको तकलीफ नहीं होती, आप अंदर बैठकर पढ़ते हो। तो पढ़ो ऐसा कि एक बार में याद हो जाए। दिमाग कहीं और नहीं चलना चाहिए, दिमाग केवल बोर्ड पर होना चाहिए। अगर दिमाग बोर्ड पर है तो साथ साथ में ही याद हो जाएगा। तो अब समर सिंह के बाद में बड़ी खूबसूरत मेवाड़ के राजा बनते हैं राजा रावल रतन सिंह। समर सिंह के 2 पुत्र थे, रावल कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह। रावल कुंभकर्ण नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं और इधर मेवाड़ के राजा बनते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह 1301 में राजा बनते हैं और 1303 तक इनका शासनकाल रहता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये राजा 1302 में बने थे और 1303 में इसकी मृत्यु हो जाती है। रावल रतन सिंह बड़े खूबसूरत, बड़े साहसी राजा थे, हिंदुआ सूरज थे। इनके समकालीन राजाओं की बात करता हूं मैं, तो इनके समकालीन राजा दिल्ली में प्यारे दोस्तों इनके समकालीन राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हमें एके भी कहते हैं, एके अलाउद्दीन खिलजी था। और इधर श्रीलंका के में इनके समकालीन राजा थे। इस श्रीलंका को हम क्या बोलते हैं? सिहल द्वीप बोलते हैं और रामायण के समय श्रीलंका को लंका बोला करते थे प्यारे दोस्तों। इधर सिहल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम था चंपावती और इनकी पुत्री का नाम था पद्मिनी या पद्मावती।
रावल रतन सिंह बड़े ही साहसी वीर हुआ करते थे। देखो रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी था और सियल द्वीप के राजा गंधर्व सेन थे। गंधर्व सेन उनकी एक पत्नी थी चंपावती और पुत्र थी, बेटी थी पद्मिनी। कहते हैं कि इतनी खूबसूरत थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं जब से ये पानी पीती थी तो यहाँ से कंठमणि से यहाँ से पानी आता हुआ दिखता था एकदम साफ, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। वाखान किया गया है, मिथ बताया गया। अभी हमने तो ऐसा देखा नहीं है, हमने जो पढ़ा है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। अलग अलग कहानियां देखने को मिलती है। मैं 2 कहानियां बताऊंगी, इनके बारे में अलग अलग कहानियां हैं, दोनों कहानियां हम देखेंगे। तो रावल रतन सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था नागमती। और जो ये पद्मिनी थे ना प्यारे दोस्तों, इसके पास एक तोता था और इस तोते का नाम था हीरामन। और इधर रावल रतन सिंह के दरबार के अंदर एक तांत्रिक रहा करता था, तांत्रिक जादूगर मान लो, तांत्रिक मान लो, जिसका नाम था राघव चेतन। और इस राघव चेतन को प्यारे दोस्तों काला चेतन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला चेतन। राघव चेतन को काला चेतन भी कहा जाता है। पद्मिनी के पास था एक हीरारमन तोता, ये बोलने वाला तोता था। और ये बोलने वाला तोता गागरोन में पाई जाती है। ये एक दिन क्या होता है कि हीरामन तोता था ना, पद्मिनी की कैद से छूटकर भाग जाता और गागरोन आ जाता और गागरोन में किसी शिकारी के हाथ लगता है। शिकारी के हाथ लगता है, जैसे वह शिकारी के हाथ में लगता है वह शिकारी राजा को गिफ्ट देना चाहता है और यह तोता गिफ्ट में दे दिया जाता है किसे? रावल रतन सिंह। अब जो हीरामन तोता है वो किसके पास है? रावल रतन सिंह के पास है। तो कहते हैं कि रावल रतन सिंह के पास ही यह तोता चला जाता है। और पद्मिनी का एक चाचा था जिसका नाम था बादल, और एक चचेरा भाई था जिसका नाम था गोरा। जिसका नाम क्या था? गोरा था। नहीं दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। देखो पद्मिनी थी ना, और इस पद्मिनी के एक चाचा थे, जिनका नाम था प्यारे दोस्तों गोरा, और एक चचेरा भाई था जिसका नाम था बादल। अब ये तोता रावल रतन सिंह के पास है। कहते हैं कि नागमती को सील के मोती बड़े पसंद है, कि नागमती ने एक बार सील के मोती देख लिए थे और इस नागमती को क्या आ गई? पसंद आ गई। तो एक दिन नागमती सच के दर्पण के सामने अपने बालों को संवार रही थी। तब कि कौन है? रावल रतन सिंह गए और रावल रतन सिंह को पूछा कि मैं कैसी लग रही हूं? देखो पति आदमी है, अगर मियां बता दी तो मियां मारेगी और मियां बता दी तो मियां मारेगी। जो है उसने बताया। भी क्या बताना है जो बात बतानी है कि बताना है कि नागमती बड़ी ही सुंदर लग रही हो। तब जो हीरामन था ना प्यारे दोस्तों, ये इनके पास बैठा था। कौन? हीरामन। ये पास में बैठा, ये इनकी बातें सुन रहा था। इनसे भी पूछा गया तो क्या कि नागमती तुम के लगे? अगर दुनिया में कोई सुंदर है तो वह है सियल देव की राजकुमारी रानी पद्मिनी ही है। राजकुमारी पद्मिनी ही है। और ये बात कौन सुन रहा? ये बात जैसे ही रावल रतन सिंह को पता चली ना प्यारे दोस्त, तो भाई नागमती को सियल की मोती पसंद है। इधर रतन सिंह भाई सोचा इतनी कितनी खूबसूरत होगी। तो हीरामन ने रतन सिंह को कहा कि भाई दुनिया में अगर कोई खूबसूरत नारी है तो वो कौन है? राजकुमारी पद्मिनी ही है। इधर ये हमारे नागमती को सियल के मोती बड़े पसंद थे। तो इधर देखो इनको जाना तो था, मोती लेकर आना तो था। तो ये रवाना हो जाते हैं कहाँ? सियल द्वीप की ओर रवाना हो जाते हैं। कहते हैं कि रावल रतन सिंह साधु के वेश में गए थे, कपड़ों को चेंज कर लिया था और कहां किस रास्ते से गए थे प्यारे दोस्तों? जंगल के रास्ते से गए थे। रावल रतन सिंह सियल द्वीप के लिए रवाना हो जाते हैं पद्मिनी को देखने के लिए। तो जैसे ही वो जाते हैं जंगल के रास्ते से, तो पद्मिनी एक वीरांगना महिला थी, योद्धा महिला थी। तो एक दिन ये जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए आती है
और उसी जंगल से राव रतन सिंह सियल द्वीप की ओर जा रहे थे। जैसे प्रवेश किया उस जंगल के अंदर, तो पद्मिनी शिकार खेलने के लिए आई। अचानक पत्तों की बजने की आवाज आई। पत्तों के बजने की आवाज आई तो रानी पद्मिनी ने तीर चलाया और तीर चलकर राव रतन सिंह के यहां पर लग गया। तो बाद में पता चला, जैसे पता चला कि ये कोई जानवर नहीं था, इंसान था, तो रानी पद्मिनी उनके पास आई। राव रतन सिंह मूर्छित हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे। उन्हें अपनी भेदशाला ले जाया गया, वहां पर मरम पट्टी की गई थी। तो मरम पट्टी करने के बाद में पद्मिनी भोजन लेकर आती है राव रतन सिंह के पास। तब पूछा जाता है कौन हो, कहां से हो। तब राव रतन सिंह कहते हैं कि मैं तो सियल के मोती लेने के लिए आया था, मुझे क्या पता मोती से भी खूबसूरत मुझे मोती मिल जाएंगे। ऐसे कहते हुए राव रतन सिंह ने बातें की और बातों ही बातों में रतन सिंह ने प्यार का इजहार कर दिया और पद्मिनी को प्यार का इजहार किया। तो फिर पद्मिनी को पता चला, गंधर्व सिंह को पता चला कि यह तो मेवाड़ के राजा हिंदुआ सूरज राव रतन सिंह है, तो कि कौन मना करता। तो इन्होंने शादी के लिए दोनों ने हाँ कर दी और पद्मिनी और राव रतन सिंह की प्यारे दोस्तों शादी हो गई। दोनों की जैसे ही शादी हुई तो ये दोनों कहाँ आएंगे, अब मेवाड़ आएंगे। तो मेवाड़ आ गई। मेवाड़ में रानी पद्मिनी आ चुकी है, दोनों आ गए मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर एक राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, कि राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। इसने क्या किया कि पद्मिनी के चक्कर काटने शुरू कर दिए थे। टेढ़ी निगाहों से देखता और टेढ़ी निगाहों से देखता। तो पद्मिनी ने बोला महाराज से कि महाराज ये जो आपके दरबार में ही है ब्रह्म रहता है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके मन में पाप है। तो रतन सिंह कहा ये सही है, माना नहीं। फिर रतन सिंह को जैसे पता चला कि भाई इसकी निगाहें अच्छी नहीं है, तब इसमें जेल में डालने को कहते हैं। तब पद्मिनी ऊपर खड़ी थी और बोला था कि जो मिट्टी में मिलावट हो उसे जेल में नहीं डाला करते, उसे देश निकाला दे दिया करते हैं। तो राघव चेतन को कहते हैं कि यहाँ से देश निकाला दे दिया था। और राघव चेतन जाते जाते कहकर गया था कि मेरे से दुश्मनी क्या पड़ेगी, बाहरी पड़ेगी। और राघव चेतन यहाँ से निकलकर प्यारे दोस्तों, राघव चेतन यहाँ से निकलकर भाई साहब के पास आ जाता है, भाई साहब से मुलाकात करता है, भाई साहब के साथ बात करता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास अब राघव चेतन चला गया था, एक तांत्रिक था। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास चलता है कि बात करता है, बोलता है, बातों में बात रख देता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी सबसे खूबसूरत रानी है वो राव रतन सिंह के पास है, दुनिया में ऐसी रानी किसी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी को भाई मन के करनो मिंग है वो रख है, मन कोई मतलब है कौन नहीं। तब इसने और पंप मारने शुरू कर दिए, कान भरना शुरू कर दिया कि याद करो रावल समर सिंह ने आपसे टैक्स लिए थे। ऐसे राघव चेतन पंप मारते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी है कि भाई साहब पत्र लिखते हैं, राव रतन सिंह के पास पत्र भेजते हैं। राव रतन सिंह के पास पत्र भेजते हैं, कहते हैं कि पद्मिनी हमें चाहिए वरना मेवाड़ पर क्या कर दिया जाएगा, आक्रमण। अगर मेरे आक्रमण से बचना है तो रानी पद्मिनी हमें सौंप दी जाए। तब रावल रतन सिंह क्या करते हैं, वापिस पत्र का जवाब पत्र से देते हैं और कहते हैं, रावल रतन सिंह कहते हैं कि जो कल आक्रमण करना चाहते हो वो आज ही कर लो, आपको रानी पद्मिनी मिलना संभव नहीं है। तब राघव चेतन कहता है कि ऐसे मांगने से कौन देता है, कोई लॉजिकल तरीका लगाओ, सही तरीका लगाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी वापिस पत्र भेजता है कि मैं रानी पद्मिनी को एक बार देखना चाहता हूं। तो देखो राव रतन सिंह मना करता है, लेकिन इनके सामंत होते हैं वो ये कह देते हैं कि किससे क्यों युद्ध मोल लेना, देख रहे हैं तो किस भी करके दिखा दो। तो क्या है कि जो हमारे हिंदुओं की परंपरा है, जो हमारी राजस्थानी परंपरा है, हम घूंघट को उठाते नहीं किसी के सामने। तो राव रतन सिंह कहते हैं अच्छी बात नहीं, लेकिन सामंत कहते हैं कि देखो युद्ध मोल लेना क्यों आवश्यकता पड़ती है, अगर देखने से ही सब कुछ खत्म हो रहा है। तो यहाँ इधर रावल रतन सिंह कह देते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन रावल रतन सिंह एक शर्त रखता है, कहता है कि जब रानी पद्मिनी महल से सीढ़ियों से उतरेगी तो पास में पद्मला तालाब है, उस पद्मला तालाब में रानी की क्या पड़ेगी, परछाई पड़ेगी, और वो परछाई आपको दर्पण के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है, बात को स्वीकार कर लेता है और यही दोनों के बीच में स्वीकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आ जाता है और चित्तौड़ आकर
दावतें मिल रही जाती, टेबलें लगाई जाती है, खाने पर बैठाया जाता है, सबसे मिलाया जाता है। जैसे खाना खाना शुरू किया जाता है, खाना होता है, तब अलाउद्दीन खिलजी बातों ही बातों में इनसे खाना खाते खाते पूछ लेते हैं कि आपने मुझे सबसे मिला दिया लेकिन आपने एक व्यक्ति से नहीं मिलाया। तो राव रतन से कहते हैं भाई मैंने तो सबसे मिला दिया, सामंतों से मिला दिया, दरबारियों से मिला दिया, ऐसा कौन है जो रह गया। तब पूछा कि भाई कौन है ऐसा, तब अलाउद्दीन खिलजी आपने अपनी बेगम से नहीं मिलाया। तब राव रतन से तलवार निकालते हैं और अलाउद्दीन की खिलजी पर गर्दन पर रखते हैं और कहते हैं कि आप हमारे घर पर आए हो तब आपको छोड़ रहा हूं, वरना आपकी गर्दन काट कर अलग कर दी जाती। तो फिर में क्या होता है कि हमारी राजस्थान की परंपरा थी, छोड़ दिया, और दोनों की खाना खोने के बाद में तो हमारी राजस्थानी परंपरा है। आपने मान लो गाँव में हुआ कौन के कोई आपने घर बटा हुआ तो आप चढ़ान जा कौन स्टैंड भाई इष्ट जाओ, अगर गाड़ी ले रहा हो तो गाड़ी तक साग जा को जा, कोई मान लो बटा हुआ बारू बस में तो आप एक दो बस में चढ़ रहा सी भी। हमने राजस्थान की परंपरा रही है कि कोई आड़ बिन गेट तक छोड़ रहा हूं। तो राव रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को गेट तक छोड़ने के लिए गए थे। 7 गेट थे, 7 गेटों को पार किया। अंत में जैसे ही पार किया तो राव रतन सिंह को क्या कर लिया था, बाहर सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी ने धक्का दे दिया था और दिल्ली ले गए थे। दिल्ली ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पत्र लिखते हैं कि अगर राव रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी आप आ जाए। मैसेज डाला गया तो पद्मिनी ने रिप्लाई दिया कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरे साथ 1600 मेरी सहेलियां आएगी। तो कोई बात नहीं, 1600 सहेलियों के साथ आ जाओ। तब रानी पद्मिनी क्या करती है कि 1600 पालिकियां मंगाती है। 1600 क्या मंगाती है, पालिकियां। पालिकियां समझ गए, डोली टाइप की, 4 जना पकड़ा मार, 2 जना बैठ जाए या 1 जनो बैठ जाए। तो पद्मिनी क्या करती है, 1600 पालिकियां मंगाती है और एक पालकी को उठाने के लिए 4 व्यक्ति लगते हैं। 1600 पालकियां बनाई गई, सभी सैनिकों को महिला वस्त्र पहनाए गए और जो पद्मिनी वाली पालकी थी उसमें गौरा बादल बैठ गए। देखो 1600 पालकियां, 1600 को गुणा कर लो आप 4 से, 4 व्यक्ति पकड़ने वाले कितने हो गए, 16 16 16 मिट्टी 16 16 5 80, 8000 तो पालकी को पकड़ने वाले व्यक्ति हो गए जिन्होंने महिला अवस्था दान कर रखे। 2 व्यक्ति अंदर बैठेंगे तो 3200 व्यक्ति है, 16 गुण 3200 व्यक्ति अंदर बैठने वाले टोटल व्यक्ति हो गए प्यारे दोस्तों 9200, यानी कुल मिलाकर 10,000 की एक सेना तैयार हो गई थी। पद्मिनी वाली पालकी में गौरव और बादल बैठे थे। 1600 पालकियां भीड़ हो जाती है। जैसे ही दिल्ली दरबार के किले पर पहुंचती है, गेट के अंदर उतरकर सभी क्या कर देते हैं, हल्ला बोल देते हैं और राव रतन सिंह को छुड़ाकर वापस चित्तौड़ लाया जाता है और गौरा और बादल वहीं पर शहीद हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जनवरी में आता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के बाहर गहरा दे देता है और गहरा देने के बाद में 26 अगस्त 1303 में राव रतन सिंह केसरिया धारण करते हुए शहीद हो जाते हैं और चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक कहानी थी, कहानियां और है। अभी तो क्या बताया मैंने, एक भी नागमती के कहने से सीएल द्वीप गए थे, नागमती सीएल के मोती बड़े पसंद थे और वहां से पद्मिनी का विवाद। कुछ इतिहासकार अलग बात बताते हैं, कहते हैं कि साधु का भैंस पहनकर गए थे। हीरामन तोता से नागमती यह पूछती है कि मैं कैसे लग रही हूं, तो यह बात राव रतन सिंह सुन रहा था। फिर हीरामन तोते से पूछता है कि क्या है, तो ये जाता है भाई, यहीं से उनको पसंद आनी शुरू हो जाती है। वहां पर जाता है साधु के वेश में, मिंदर में 12 साल तक इसका इंतजार करता है और वहां से वापस इनकी शादी होती है और वापस घर पर लाया जाता है। घर पर क्या रखी जाती है, भंडारी रखी जाती है। भैया हमने नहीं महिला वजना पर जिमन रखा हूँ, बड्डा रखा को रखा 20 अभी क्या बड्डा रखी जाए ऊपरों जे को जिमन मन गिफ्ट देती जाए। पद्मिनी क्या राघव चेतन बाद में क्या करे कि गिफ्ट लियो तो वो ऊपर देख क्या राघव चेतन बेहोश हो जाएगा, पानी का छांटिया मार भी उठावे। बच्चा क्या राघव चेतन 12 जन महल का बाहर कर चक्कर देना चालू कर दिया। महल में आणु जाणु राग रखा, मोटरसाइकिल मार, आजकल मोटरसाइकिल महिला मोटरसाइकिल लिए चक्कर मारिया चठे प्यार बैठ भी सामू लाग्यो रहे। तो क्या करते हैं, राव रतन सिंह को पता चलता है तो रतन सिंह उसे देश निकाला दे देते हैं। फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। देखो ये कहानी देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं कहानी कहां से लेकर कहां तक आ गया हूं, थोड़ा ध्यान में रखना कि राघव चेतन किसके पास गया।
अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, इसे पंप मारता है, कैसे भी भरकर तैयार करता है, यहाँ पर पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया आपको, अलाउद्दीन खिलजी को अभी पकड़ कर ले गए, गोरा और बादल अभी शहीद हो गए। मैंने बताया, मैंने जो किले बंदी की घेरे की वहां पर रतन सिंह को पकड़ कर भेजा कि नहीं भेजा। अब यहाँ पर कहानी चेंज यह होती है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि आता है दर्पण में, जैसे ही पद्मिनी को देखता है बोलता है सुभान अल्लाह। पहला इनाम यही निकलता है कि दुनिया में कोई खूबसूरत हो, पद्मिनी से पहले ही नजरों में इसकी क्या हो जाती है, दर्पण के परछाई से ही प्यार हो जाता है। देखो इतिहासकार कहते हैं कि पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी कि जिससे भी कोई चीज खाती वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती थी, इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। तो यह बोलता है सुभान अल्लाह कि इतनी खूबसूरत है। वहीं से यह क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी। देखो अब मैंने यहाँ पर यह बात बताई, अब यहाँ पर बात यह चेंज होगी कि राघव चेतन कहता है देख, तो यहाँ पर एक पत्र व्यवहार होता है लेकिन बात नहीं बनती है। तो ये क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी, प्यारे दोस्तों थोड़ा ध्यान फरमाना, मैंने पहले ही अलाउद्दीन खिलजी को घर पर दावत के लिए बुलाया। अब यहाँ पर बात नहीं होती है तो ये भाई साहब आते हैं कहां, चित्तौड़ पर। कहां आते हैं प्यारे दोस्तों, चित्तौड़ पर आते हैं। और चित्तौड़ पर आते हैं प्यारे दोस्तों 23 जनवरी। प्यारे दोस्तों चित्तौड़ पर कब आते हैं, 23 जनवरी 1303 को। 23 जनवरी 1303 को आते हैं और कहते हैं कि 8 माह तक घेराबंदी रही थी। कितने माह तक, 8 माह तक। 8 माह तक घेराबंदी रहती है। कब से कब तक, 23 जनवरी 1303 से लेकर 26 अगस्त 1303 तक क्या रहती है, घेराबंदी रहती है। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे चित्तौड़ के चारों तरफ क्या कर रखा था, घेराबंदी कर रखा था। तो इसने देखो अब क्या हुआ था कि 8 महीने हो गए, उसको वापस जाने की क्या होगी थी, मजबूरी हो गई थी। तो वो क्या करता अलाउद्दीन खिलजी राव रतन सिंह को पत्र लिखता है कि मुझे केवल एक बार पद्मिनी को क्या कर दिया जाए, दिखा दिया जाए। तो देखो राव रतन सिंह कहते हैं कि पद्मिनी राव रतन सिंह से कहती है कि चलो एक बार दिखाई देते हैं। तब राव रतन सिंह कहती है कि हमारे राजस्थानी राजपूतों की परंपरा, हम किसी को मुंह नहीं दिखाते। तब उनको कोई विचार आता है कि हम, जैसे उनको वापस रिप्लाई दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई जो पद्मिनी है वो सीढ़ियों से उतरेगी तो पद्मला तालाब पर उनकी परछाई पड़ेगी और परछाई से क्या किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। तो क्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बात को स्वीकार कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अंदर आते हैं, अंदर आकर उसकी जो बातें होती है वो बातें करते हैं। और बाद में क्या होता है कि उन्हें परछाई से क्या किया जाता है, पद्मिनी क्या करी जाती है, दिखाई जाती है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखता है, रानी पद्मिनी को जैसे अलाउद्दीन खिलजी देखता है तो उसके मुख से एक शब्द निकलता है सुभान अल्लाह। क्या निकलता है, सुभान अल्लाह। वो सुभान अल्लाह से शब्द निकलता है और वापस जाता है। तो गेट तक छोड़ने के लिए, हमारी राजस्थान की परंपरा रही है कि हम किसी को जो मेहमान आता है हमारे, उनको गेट तक छोड़कर आते। तो अलाउद्दीन खिलजी को रावल रत्न से गेट तक छोड़ते गए, 7 गेट पार करते हैं। 7 गेटों पार करने के बाद हर गेट पर गिफ्ट देते चले गए। जैसे 7वां गेट आया तो राव रतन सिंह को क्या कर दिया था, धक्का दे दिया था और दिल्ली ले गए थे। राव रतन सिंह को दिल्ली ले गए थे और वापिस से अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि अगर राव रतन सिंह चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। तो राव पद्मिनी वापस कहती है कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरी 1600 सहेलियां साथ में आएगी। तो देखो 1600 सहेलियां साथ में आएगी, तो ये बात पद्मिनी पत्र पे वापस रिप्लाई देती है। तो क्या करती है, 1600 पालकियां मंगाई जाती है और 1600 पालकियों में महिला का वस्त्र धारण करके पुरुष बैठते हैं और पद्मिनी वाली पालकी के अंदर गोरा और बादल बैठते हैं। ऐसे हुआ था। देखो ये बात ऐसी हो रही है कि भाई पालकियां मंगाई, राव रतन सिंह चाह रहा है तो पालकियां लेकर चले गए। जैसे दिल्ली के किले पर पहुंचे तो अचानक क्या कर दिया, अटैक कर दिया। राव रतन सिंह को छुड़ा कर ले आए, गोरा और बादल क्या हो गए, शहीद हो गए। बाद में क्या होता है कि लड़ते लड़ते राव रतन सिंह भी क्या हो जाते हैं, शहीद। जैसे राव रतन सिंह शहीद होते हैं तो रानी पद्मिनी थी वो भी क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है। प्यारे दोस्तों रानी पद्मिनी भी क्या हो जाती है, जौहर कर लेती है। रानी पद्मिनी उनके पीछे क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। और जौहर कब करती है, कहाँ करती है प्यारे दोस्तों, ये करती है पद्मला तालाब में। कहाँ करती है, पद्मला तालाब में। केवल रानी अकेली ही नहीं करती है जौहर, इनके साथ प्लस 1600 जो सहेलियां थी वो भी क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। 1600 सहेलियां भी क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। यह हमारे चित्तौड़ का क्या होता है, प्रथम शाखा होता है। चित्तौड़ का क्या होता है, प्रथम शाखा होता है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है कब होता है, 1303 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1303 ईस्वी में होता है। देखो प्यारे दोस्तों ये राजस्थान का
क्रमश दूसरा शाखा था। राजस्थान का क्रमश प्यारे साथियों दूसरा शाखा था। तो चित्तौड़ का पहला शाखा था, दूसरा शाखा था। चित्तौड़ का पहला शाखा रानी पद्मिनी करती है, जफर करती है, 1600 सहेलियों के साथ करती है, 1303 में करती है। तो अब देखो यहाँ पर अब वीर गति को प्राप्त हो जाती है अंगोरा और बादल, और राहुल रतन सिंह की भी वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ये दोनों क्या करते हैं, केसरिया धारण करते हैं, और राहुल रतन सिंह भी क्या करते हैं, केसरिया धारण करते हैं। जैसे राहुल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं तो रानी पद्मिनी अपनी 1600 सहेलियों के साथ मिलकर जहर कर लेती है। और ये चित्तौड़ का क्या होता है प्यारे साथियों, प्रथम शाखा होता है। राजस्थान का क्रम से दूसरा शाखा होता है। अब देखो प्यारे दोस्तों ये पूरी जानकारी, ये जानकारी जो ये कहानी है, इसकी जानकारी हमें प्यारे दोस्तों कहाँ मिलती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है प्यारे दोस्तों पद्मावत ग्रंथ से। कहाँ से मिलती है, पद्मावत ग्रंथ से मिलती है। कहाँ से मिलती है प्यारे दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ से मिलती है। देखो दोस्तों पद्मावत ग्रंथ प्यारे दोस्तों पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा इसकी क्या की गई है, रचना की गई है। पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई है। कब की गई थी दोस्तों, 1540 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1500। इस ग्रंथ की रचना जब हो रही थी तब राजा कौन था, तो शेरशाह सूरी था। कौन था, शेरशाह सूरी था। राजा कौन था प्यारे दोस्तों, शेरशाह सूरी था। और इस पद्मावत ग्रंथ की भाषा प्यारे दोस्तों अवधी भाषा है। कौन सी दोस्तों, अवधी भाषा है। तो देखो पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कब की थी, 1540 ईस्वी में की थी। जब इस ग्रंथ की रचना हो रही थी उस समय राजा था शेरशाह सूरी। और इस ग्रंथ की जो भाषा है प्यारे दोस्तों वो क्या है, अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है प्यारे दोस्तों, अवधी भाषा। जो पद्मावत ग्रंथ है ना, इस पद्मावत ग्रंथ में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार से तुलना की गई है। पद्मावत ग्रंथ में क्या की गई है, तुलना की गई है। तो देखो तुलना किस प्रकार है की गई है। तो प्यारे दोस्तों तुलना देखो इस ग्रंथ में किससे की गई है। जो पद्मिनी है ना प्यारे दोस्तों, पद्मिनी की तुलना मलिक मोहम्मद जायसी ने किससे की है, बुद्धि से की है। किससे की है, बुद्धि से की है। राहुल रतन सिंह की की तुलना प्यारे दोस्तों मन से की है। चित्तौड़ की तुलना, जो चित्तौड़ दुर्ग है उसकी तुलना प्यारे दोस्तों हृदय से की है। नागमती थी उसकी तुलना की है संस्कारों के कामों से। संस्कारों के जो कार्य होते हैं, संस्कार के जो काम होते हैं उससे की गई है। फिर दोस्तों एक राघव चेतन था, उसकी तुलना देखो किससे की है, तो उसकी तुलना की गई है प्यारे दोस्तों शैतान से। किससे की गई है, शैतान से। फिर अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी की तुलना माया से की गई है। किससे की गई है, माया से। मलिक जैसी ने पद्मावत ग्रंथ में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार से क्या किया, तुलना किया। पद्मिनी की तुलना बुद्धि से किया, राहुल रतन सिंह की तुलना मन से किया, चित्तौड़ की तुलना हृदय से किया, नागमती की तुलना संस्कारों के काम से की है, और राघव चेतन की तुलना शैतान से की है, और अलाउद्दीन खिलजी की तुलना माया से किया। अब देखो दोस्तों कुछ इतिहासकार है, किसी ने तो इसका समर्थन किया था और किसी ने नहीं किया था। अब देखो पद्मावत ग्रंथ के समर्थक इतिहासकार, पद्मावत ग्रंथ के समर्थक देखो किन इतिहासकारों ने इनका क्या किया, समर्थन किया। एक इतिहासकार आता है प्यारे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ का क्या किया है, समर्थन किया है। एक इतिहासकार आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन सा आता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी क्या किया है, इसका क्या किया, समर्थन किया है। एक इतिहासकार आता है प्यारे दोस्तों मुहणतो नैन्सी, इसने भी क्या किया, इसका क्या किया, समर्थन किया। अब देखो इस ग्रंथ का खंडन किस किया, पद्मावत ग्रंथ का खंडन, यानी इनको किसने नहीं माना है, तो प्यारे दोस्त एक हुए थे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने इसका क्या नहीं किया है, समर्थन नहीं किया। और एक थे सूर्यमल मिश्र। एक क्या थे, सूर्यमल मिश्र ने भी इनका क्या नहीं किया, समर्थन नहीं किया। जो हमारा राजस्थानी साहित्य प्यारे दोस्तों, क्या राजस्थानी साहित्य, कौन सा साहित्य है, राजस्थानी साहित्य में पद्मिनी को पुगल की राजकुमारी बताया। क्या बताया, पुगल की राजकुमारी बताया। राजस्थानी साहित्य में पद्मिनी को पुगल की राजकुमारी बताया है। राजस्थानी साहित्य में
राजस्थानी साहित्य में पद्मिनी को पुगल की राजकुमारी बताया गया है। कहते हैं कि पुगल गडरी पद्मिनी तो रानी सिरमौर, पुगल गडरी पद्मिनी तो रानी सिरमौर, जैसलमेर में जन्मी परनीगढ़ चित्तौड़, जैसलमेर में जन्मी परनीगढ़ चित्तौड़। क्योंकि ये जो पुगल था पहले किस यस्त में आता था, जैसलमेर यस्त में आता था। यानी जो राजस्थान साहित्य ये कहता है जो पद्मिनी राजकुमारी थी वो कहाँ की थी, पुगल की थी। कहाँ की थी, जो पद्मिनी थी ना वो पुगल की थी। इसके बारे में यह कहा जाता है कि पुगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, कि पुगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जन्मी जैसलमेर परनीगढ़ चित्तौड़। क्योंकि ये इसका विवाह कहाँ हुआ था, चित्तौड़ में हुआ था। ये जो पद्मावत ग्रंथ के समर्थक, ये इतिहासकार कुछ तो समर्थक करते हैं, कुछ इसका खंडन करते हैं। पद्मावत ग्रंथ में हर व्यक्ति के अलग अलग प्रकार से क्या की गई है, तुलना की गई है। अब अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण, भाई आक्रमण के क्या कारण थे, यानी चित्तौड़ पर आक्रमण किए उसके क्या कारण हो गए अलाउद्दीन खिलजी के। तो पहला देखो क्या था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था कौन था, एक कौन क्या था, साम्राज्यवादी नीति का था। किस वादी की नीति का था, साम्राज्यवादी नीति का था। मतलब दोस्तों साम्राज्यवादी नीति का मतलब यह होता है कि जो राज्य था ना अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था, हर एक राज्य को जीतना चाहता था। तो ये किस नीति का था, साम्राज्यवादी नीति का था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा था जो चित्तौड़ है ना उसका क्या था, सामरिक महत्व था, सामरिक महत्व था, सामरिक महत्व था। जो चित्तौड़ था ना मेरे साथ उसका सामरिक महत्व था, सामरिक महत्व था। तीसरा था जो रावल रतन सिंह थी ना, रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी, रावल रतन सिंह की पत्नी कौन थी प्यारे साथियों, पद्मिनी थी। कौन थी, पद्मिनी। पद्मिनी को प्राप्त करने की क्या थी, लालसा थी। यानी ये किसे प्राप्त करना चाहता था, पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। ये इनके क्या थे, प्रमुख कारण थे। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इनके कारण रहते हैं। और अब चित्तौड़ पर अधिकार है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार 1303 ईस्वी में कर लेता है, 1303 ईस्वी में कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार 1303 ईस्वी में कर लेता है। तो प्यारे साथियों देखो केसरिया किसने धारण किया था, केसरिया किसने, तो केसरिया प्यारे साथियों देखो किस किसने धारण किया था। केसरिया का मतलब होता है प्यारे साथियों अगर कोई युद्ध में जा रहा है, कि जो युद्ध में जा रहा है केसरिया वही धारण करता है, या तो युद्ध जीत कर आएगा या शहीद होकर आएगा। तो केसरिया धारण किया था गोरा व बादल ने, गोरा बादल दोनों क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और रावल रतन सिंह भी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इन्होंने क्या धारण किया था, केसरिया धारण किया था। देखो जौहर किसने किया था, तो जौहर किया था 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में। और कहां पर किया था, चित्तौड़ में किया था। कहां पर किया था, चित्तौड़ में किया था। और चित्तौड़ में किस में, चित्तौड़ के पद्मला तालाब में, चित्तौड़ के पद्मला तालाब में। कहा किया था, चित्तौड़ के पद्मला तालाब में। किसने किया था, रानी पद्मिनी ने किया था। किसने किया था, पद्मिनी। प्लस इसके साथ कौन सी थी, कौन थे, 1600 सहेलियां, 1600 सहेलियां प्लस रानी पद्मिनी ने मिलकर जौहर कर लिया था। कहाँ कर लिया था, चित्तौड़ में कर लिया था। चित्तौड़ में कहाँ, पद्मला तालाब ने। कब किया था, 1303 में किया था। अब चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है 1303 में किसका, अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है तो चित्तौड़ का नाम बदल कर, किसका नाम बदल कर, चित्तौड़ का नाम बदल कर प्यारे साथियों, चित्तौड़ का नाम बदल क्या कर दिया जाता है, खिजराबाद कर दिया जाता है। खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद कर दिया जाता है, कर दिया गया, खिजराबाद नाम कर दिया गया। और प्यारे साथियों ये जो चित्तौड़ था ना ये अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंप दिया, खिजर खां को सौंप दिया, खिजर खां को सौंप दिया। तो प्यारे साथियों बताओ खिजर खां कौन था, सौंप दिया। तो खिजर खां को सौंप दिया। खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, एक का क्या था, पुत्र था। एक का क्या था, पुत्र था। खिजर खां एक का क्या था, पुत्र था। खिजर खां ने देखो यहाँ पर क्या करवाए थे, खिजर खां ने यहाँ पर, खिजर खां ने यहाँ पर गंभीरी नदी पर क्या बनवाया था, पुल बनवाया था। खिजर खां ने यहाँ पर गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। कहाँ पर पुल बनवाया था, गंभीरी बनवाया था। गंभीरी नदी पर प्यारे दोस्तों खिजर खां ने क्या बनवाया था, पुल बनवाया था। इसने चित्तौड़ के पास, इसने चित्तौड़ के पास फारसी भाषा में एक लेख लिखवाया था। फारसी भाषा में लेख लिखवाया था, फारसी भाषा में लेख लिखवाया था।
खिजर खान ने चित्तौड़ के पास क्या करवाया था, एक लेख लिखवाया था जिसे हम कहते हैं दाहिबा पीर का लेख। दाहिबा पीर का लेख, जिसे हम क्या कहते हैं, दाहिबा पीर का लेख कहते हैं। इसमें एक अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया कहा है, ईश्वर की छाया कहा है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया कहा है। इसमें और कहा है कि जब तक काबा रहेगा, जब तक काबा रहेगा तब तक सिकंदर एहसानी, सिकंदर एहसानी यानी सिकंदर के समान सिकंदर एहसानी अलाउद्दीन खिलजी तेरा नाम रहेगा, नाम रहेगा। देखो एक वाक्य लिखवाया जाता है दाहिबा पीर लेख पर, जो फारसी भाषा में लिखा गया था, खिजर खान ने लिखवाया था चित्तौड़ के पास। उसमें यह लिखा जाता है कि जब तक काबा रहेगा तब तक, यानी जब तक काबा रहेगा तब तक सिकंदर एहसानी यानी सिकंदर के समान अलाउद्दीन खिलजी तेरा क्या रहेगा, नाम रहेगा। यह चित्तौड़ खिजर खान को सौंप दिया जाता है, इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारे राहुल रतन सिंह की कहानी। आपको राहुल रतन सिंह की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप मेरे साथ सहयोग बनाए रखिए, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। जो स्पेशल किसी की तैयारी करता है राजस्थान जी के, उसे ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। देखो आपका सहयोग मुझ पर बना रहेगा तो मैं आपसे मोटिवेट होकर और शानदार शानदार वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप मेरे पर सहयोग बनाए रखिए, भर भर के कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, भर भर के कमेंट कीजिए। हम आगे ही ऐसे मस्ती एंजॉय के साथ पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी होता है प्यारे दोस्तों। तो आपके मुझे कल तक बहुत सारे कमेंट आने चाहिए, और वीडियो को भी शेयर मार दीजिए, वीडियो को भी शेयर मार दीजिए, कुछ खर्चा नहीं जाएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, भर भर के कमेंट कर दीजिए। इसी तरह आगे हम पढ़ते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, जो राहुल रतन सिंह था वो गोहिल वंश का अंतिम राजा था। गोहिल जो शाखा थी उसका क्या था, अंतिम राजा था। धन्यवाद, मिलते हैं कल।